Centrifugal switch. द सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्रीय स्विच मोटर के अंदर स्थापित होता है। सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय स्विच मोटर के अंदर स्थापित होता है और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के मामले में यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है। मतलब यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है। कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटरों में से एक स्टार्टिंग कैपेसिटर को विलग करता है। जब मोटर का रोटर अपनी निर्धारित गति यानी 75% से 80% प्राप्त कर लेता है तो अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को विच्छेदित कर देता है यानी कि अलग कर देता है। सामान्य प्रकार के अपकेंद्रीय स्विच के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक स्थिर पार्ट जो पिक्चर 1 में दिखाया गया है, दूसरा घूमने वाला भाग जो पिक्चर 2 में दिखाया गया है। स्थिर भाग मोटर के सामने वाली एंड प्लेट के साथ जुड़ा होता है और जिसके दो संपर्क होते हैं जो कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच के तरह कार्य करते हैं, जबकि रोटेटिंग पार्ट रोटर के साथ फिट होते हैं। यह रोटर के साथ घूमता है। जब रोटर स्थिर होता है तो घूमने वाले पार्ट का इंसुलेटिंग रिंग स्प्रिंग तनाव के कारण स्विच की ओर दबा रहता है। इंसुलेटर रिंग के इस प्रकार के अंदर की ओर दबाने से स्थिर स्विच के संपर्क क्लोज्ड होते हैं, जो कि इसलिए होता है क्योंकि चल लीवर का प्रेशर लीफ स्प्रिंग तनाव स्विच पर लगा रहता है। ये पिक्चर्स दिया गया है आपको। पिक्चर्स में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट्स हैं, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट्स। ये स्प्रिंग से जो कॉन्टैक्ट्स है और ये मूवेबल लीवर फॉर कॉन्टैक्ट ऑपरेटर है और ये S1 और S2 ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसी में सेंट्रीफ्यूगल को जोड़ा जाता है और ये जो है आपका लीफ स्प्रिंग है। क्या है? लीफ स्प्रिंग। अब जिसको बोलते हैं ये गवर्नर है। ये किसको क्या बोलते हैं? गवर्नर। ये गवर्नर है, ये स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग बोला जाता है। और ये है आपका इंसुलेटेड रिंग और गवर्नर स्विच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर रिंग और गवर्नर स्विच, गवर्नर वेट। जब रोटर अपनी निर्धारित चाल का लगभग 75% प्राप्त कर लेता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण गवर्नर का लोड कम हो जाता है और इसे इंसुलेटर रिंग स्विच से बाहर की ओर दब जाता है। इंसुलेटर रिंग के इस फॉरवर्ड मूवमेंट्स के कारण लीवर पर दबाव पड़ता है और टर्मिनल S1 और S2 जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो टर्मिनल के द्वारा जुड़े संपर्क स्टार्टिंग वाइंडिंग को खोल देते हैं। क्या करते हैं? खोल देते हैं। पुराने प्रकार के अपकेंद्रीय स्विच में स्थिर भाग में दो प्राप्त अर्धवृत्तीय खंड होते हैं। ये दोनों परस्पर इंसुलेटेड होते हैं और फ्रंट एंड प्लेट के अंदर जुड़े होते हैं। इन खंडों द्वारा अपकेंद्रीय स्विच के संयोजन किए जाते हैं। घूमने वाला भाग 3 ताम्र कॉपर फिगर द्वारा बना होता है। ये फिगर स्थिर खंड भाग की ऊपरी चढ़ी होती है। जब मोटर स्थिर होता है तो यह 75% से कम चाल पर चल रही होती है। ये भाग पिक्चर 3 में दिखाए गए हैं, इसको बोला जाता है कॉपर फिंगर। क्या बोला जाता है? कॉपर फिंगर। ये कॉपर फिंगर का जो दिया गया है, दर्शाया गया है, ये कॉपर सेगमेंट है और इसे इस इंसुलेशन बोलते हैं। स्टेशनरी पार्ट और ये रोटेटिंग पार्ट। ये रोटेटिंग पार्ट, रोटर मतलब ये घूमता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। अब बात करते हैं प्रारंभ के समय ताम्र
प्रारंभ के समय ताम फिंगरों द्वारा स्थिर भाग के खंड लघु पथ पर रहते हैं। इस कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग के मोटर सर्किट में जुड़ी रहती है। लगभग निर्धारित चाल की 75% चाल पर अपकेंद्रीय बल के कारण फिगर खंडों से उठ जाती है। इस प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग हो जाती है। अपकेंद्रीय स्विच का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मोटर एंड स्विच के ऊपर लगी होती है। मोटर जो है, मोटर के एंड स्विच मोटर के ऊपर लगी निरंछन प्लेट को हटाकर अपकेंद्रीय स्विच को देखा जा सकता है। जो ऊपर का प्लेट होती है ना, निरंछन प्लेट, उसको प्लेट को हटाकर अपकेंद्रीय स्विच को देखा जा सकता है। अधिकतर मामलों में केवल एंड प्लेटों को हटाकर स्विच को देखा जा सकता है। इन स्विचों को 6 माह में एक बार आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि ये सही कार्य कर रहे हैं या नहीं। देखें कि कहीं स्प्रिंग टूट गया है या कमज़ोर हो गया है, या गंदगी, जंग या स्प्रिंग संपर्कों में गड्ढे तो नहीं हो गए हैं। यह सुनिश्चित करें कि सभी पुर्जे बिना जाम हुए स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि स्विच में दोष पाया जाए तो इसे बदल दें। टेस्टिंग ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यद्यपि अपकेंद्रीय स्विच स्थिर अवस्था में टेस्ट किया जाता है, इसे गति अवस्था में टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार के अधिकतर स्विच एंड प्लेट को खोले बिना चेक नहीं किया जा सकते। चेक करने की विधि लंबी व कठिन हो जाती है। स्विच का गति परिचालन को चेक करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ सुझाई जाती है। अपकेंद्रीय स्विच के अंतर संयोजी टर्मिनलों को स्टार्टिंग वाइंडिंग व सप्लाई से अलग कर दें। पिक्चर 4 के अनुसार स्टार्टिंग को 15A सिंगल पोल टम्बलर स्विच के द्वारा निर्धारित सप्लाई से संयोजित के और टम्बलर स्विच को ऑन अवस्था में रखें। ये पिक्चर्स में दिया गया है आपका एक्सिलरी वाइंडिंग। ये आपका एक्सिलरी वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। और ये वाइंडिंग है, इसको मेन वाइंडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेन वाइंडिंग कहा जाता है। और ये एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये आपका 15 एम्पियर टम्बलर स्विच। ये 15 एम्पियर टम्बलर स्विच, ये लैम्प 40 वाट 230 वोल्ट, और ये फ्यूज है 5 एम्प्स का, और ये सिंगल फेज 240 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल से जोड़ने के बाद हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब लैम्प के थ्रू जोड़ते हुए हम एक्सिलरी वाइंडिंग में जोड़ते हैं, और इस प्रकार हम लोग टेस्ट करते हैं। पिक्चर 4 में दिखाए गए अनुसार अब केंद्रीय स्विच के टर्मिनलों को लैंप के द्वारा संयोजित करें। मोटर का ऑन स्विच ऑन करें। जब अब केंद्रीय स्विच क्लोज स्थिति में रहेगा तो लैंप प्रकाशित होगा। जैसे ही मोटर लगभग 20 सेकेंड में चाल पड़ती है, 20 सेकेंड में चाल पकड़ती है यानी गति करती है, तो सहायक वाइंडिंग को अलग करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग को अलग करने के लिए टम्बलर स्विच को ऑफ कर देते हैं। जब मोटर अपनी निर्धारित गति की लगभग 75% गति प्रदान कर लेगी, तो यदि अब केंद्रीय स्विच ठीक से कार्य करेगा तो यह अपने संपर्क खोल देगा, जिसे लैंप के ऑफ होने से देखा जा सकता है। यह मुख्य सप्लाई के ऑन करने के शीघ्र बाद में, यदि लैंप प्रकाशित न हो और 30 से 40 सेकेंड बाद लगभग 75% गति पर भी प्रकाशित रहे,
तब यह मानना पड़ेगा कि अब केंद्रीय स्विच कार्य नहीं कर रहा है। इसे मरम्मत करने या बदलने की आवश्यकता होती है, मतलब इसे मरम्मत करें या चेंज कर दें। अब DOL स्टार्टर की बात करें तो DOL स्टार्टर जो होता है, DOL स्टार्टर जिसको बोलते हैं हस्तचलित मैनुअल DOL स्टार्टर, मोटर को स्टार्ट करने व रोकने तथा ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। पिक्चर 5 में दिखाई दे रहा है कि स्टार्टर हस्तचालित स्टार्टर है, जिसका पिक्चर 6 में खुला हुआ रूप दिखाया गया है। पिक्चर 7 में योजनाबद्ध आरेख के रूप में इसके आंतरिक भागों को दिखाया गया है। एक हस्तचालित स्टार्टर एक मोटर कंट्रोलर होता है जिनके यांत्रिक संपर्क हाथ से परिचालित होते हैं। यह पुश बटन द्वारा यांत्रिक संबंधों को निर्धारित रूप से परिचालित किया जाता है। जैसा कि पिक्चर 6 में और 7 में दिखाया गया है कि स्टार्टर में दोनों थर्मल ओवरलोड रिले और चुंबकीय ओवरलोड रिले क्रमशः ओवरलोड सुरक्षा व शॉर्ट सर्किट सुरक्षा और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। मतलब कि स्टार्टर में दोनों थर्मल ओवरलोड रिले और चुंबकीय ओवरलोड रिले क्रमशः ओवरलोड सुरक्षा व शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए लगाई गई है। दोनों रिले इस प्रकार से बनी हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर यह स्टार्ट बटन को छोड़ देती है और मोटर सप्लाई से अलग हो जाती है। वर्तमान में अधिकतर हस्तचालित स्टार्टरों में दोनों में से केवल एक ही प्रकार की रिले प्रयोग की जाती है। मूलतः एक हस्तचालित स्टार्टर केवल ओवरलोड रिले युक्त ऑन ऑफ स्विच है। हस्तचालित स्टार्टर ये शांत, क्विट और परिचालन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आउटगोइंग टर्मिनल टू द मोटर, और ये पुश बटन और इनकमिंग टर्मिनल फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, और दूसरा पिक्चर 6 में दिखाया गया है, यह कवर है। इसमें लाइन है एल जो है लाइन इन न्यूट्रल है। आउटगोइंग टर्मिनल टू द मोटर, और इसमें जो दिया गया है थर्मल ओवरलोड रिले, ये आपको क्या दिया गया है, थर्मल लोड रिले इन और एल, ये इनकमिंग टर्मिनल फ्रॉम द सप्लाई। ओपन व्यू ऑफ मैनुअल ड्यूअल स्टार्टर, यह ओपन व्यू है मैनुअल ड्यूअल स्टार्टर का। ऑपरेशन की बात करें तो ऑन बटन दबाने से संपर्क क्लोज हो जाता है। जब तक स्टॉप बटन न दबाया जाए तब तक ये संपर्क क्लोज रहते हैं या ओवरलोड रिले या शॉर्ट सर्किट रिले स्टार्टर को ट्रिप न कर दे। जैसा कि पिक्चर 7 में दिखाया गया है कि जब ऑन पुश बटन 6 को दबाया जाता है तो स्विचिंग कॉन्टैक्ट 10 क्लोज्ड हो जाता है। मतलब कि पिक्चर 7 में दिखाया गया है कि जब ऑन पुश बटन 6 को दबाया जाता है तो स्विचिंग कॉन्टैक्ट जो 10 होता है वह क्लोज्ड हो जाता है, और तब क्लोज स्थिति में रहते जब तक यांत्रिक लीवर प्रणाली 5 स्प्रिंग तनाव के विरुद्ध खांचा 11 में ऑन ऑफ बटन की स्टैंप को पकड़ कर रखती है। स्टॉप बटन 7 को ऑपरेट करने पर यांत्रिक लीवर प्रणाली 5 स्टैंप खांचे से मुक्त हो जाती है। ऑन बटन का स्टैंप स्प्रिंग द्वारा वापस फेंक दिया जाता है और इस प्रकार स्विचिंग संपर्क 10 खुल जाते हैं। ये पिक्चर 7 में इस प्रकार से दिखाया गया है। इस प्रकार से पिक्चर्स में दिया गया है। 6 नंबर जो होता है
वह ऑन पुश बटन स्थिति में, और इसमें जो टेंस नंबर है स्विचिंग कॉन्टैक्ट क्लोज सर्किट, इसको बोलते हैं स्विचिंग कॉन्टैक्ट क्लोज सर्किट। और जो हमारा 5 नंबर जो है यह मैकेनिकल लीवर होता है। क्या होता है? मैकेनिकल लीवर। और 11 नंबर जो होता है ये स्प्रिंग टेंशन में ऑन ऑफ बटन का जो स्टेप होता है वो है। स्टॉप बटन जो है, स्टॉप बटन वह 7 है। ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैनुअल ड्यूल स्टार्टर। ओवरलोड रिले का परिचालन, ओवरलोड रिले का जो परिचालन होता है निश्चित ओवरलोड होने पर थर्मल ओवरलोड रिले का हीटिंग एलिमेंट में से धारा प्रवाहित होती है जो द्विधातु पत्ती को गर्म कर देती है। इस कारण यह इसमें तीर की दिशा में मोड़ दी जाती है। इस प्रकार यांत्रिक लीवर प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट को खोल देती है। सेटिंग पेंच को एडजस्ट करने में थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग को बदला जा सकता है जो इस कार्य के लिए स्टार्टर में लगा होता है। चित्र में दिखाई नहीं हो रही है शॉर्ट सर्किट रिले का परिचालन। ऑपरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट रिले। मोटर शॉर्ट सर्किट होने की दशा में शॉर्ट सर्किट करंट का मान विद्युत अधिक होता है। इस प्रकार के सर्किट करंट के श्रेणी में यद्यपि थर्मल ओवरलोड रिले जुड़ी होती है जो कि परिचालन में सुस्त होती है और परिचालित होने में अधिक समय लेती है। दूसरी तरफ इस समय में परिचालन में देरी से शॉर्ट सर्किट करंट मोटर वाइंडिंग, पावर केबल व संयोजित सप्लाई लाइन में पर्याप्त नुकसान कर चुका होगा। इस प्रकार की परिस्थिति में थर्मल ओवरलोड रिले की अपेक्षा चुंबकीय ओवरलोड रिले शीघ्रता से परिचालित होता है। मतलब इस कंडीशन में जो परिस्थिति में थर्मल ओवरलोड रिले की अपेक्षा चुंबकीय ओवरलोड रिले शीघ्रता से परिचालित होता है। ये पिक्चर्स दिया गया है ऑपरेशन ऑफ ओएल रिले इन मैनुअल ड्यूल स्टार्टर। सामान्य लोड धारा के कारण कुंडली द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र इतना सक्षम नहीं होता कि यह आर्मेचर को आकर्षित करके खींच सके, परंतु शॉर्ट सर्किट होने की दिशा में धारा का मान बहुत अधिक होता है और कुंडली पर्याप्त चुंबकत्व पैदा करती है जिसे आर्मेचर आकर्षित हो जाता है। आर्मेचर के नीचे की ओर जाने से यांत्रिक लीवर का मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है जो पिक्चर 9 में तीर से दिखाया गया है। इस कारण स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स जब तक पुनः बंद नहीं किए जा सकते जब तक कि स्टॉप बटन को दबाकर स्टार्टर मैकेनिज्म को पुनः सेट न किया जाए। अब ये जो है आपका आर्मेचर, यह जो है आपका आर्मेचर है और यह लाइन 1 है। यह जो है लाइन 1 इसको बोला जाता है। ये ऑपरेटिंग ऑफ मैग्नेटिक रिले ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट की कंडीशन की बात करता है। हस्तचालित स्टार्टर आंशिक अश्वशक्ति मोटर अक्ष शक्ति वाली मोटरों के लिए प्रयोग की जाती है। ये प्राय लाइन स्टार्टिंग के समानांतर में लगाए जाते हैं। हस्तचालित स्टार्टर निम्न वोल्टेज सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते और न ही ये नो वोल्टेज सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते और न ही ये नो वोल्ट रिलीज वाले होते हैं। यदि पावर फेज हो जाती है तो इसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं और पावर वापस आने पर मोटर पुनः स्टार्ट हो जाती है। पंखे कंप्रेसर और
ऑयल बर्नर को चलाने में इसका फ़ायदा होता है, परंतु एक ऐसी मशीन में यह खतरनाक हो सकता है जिसके उपकरण मनुष्य परिचालित करता है और इसलिए इस प्रकार के हस्तचालित स्टार्टर की ऐसे स्थानों पर उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले सिंगल फेज मोटरों 3 फेज मोटरों की तरह स्टार्टिंग में अधिक करंट लेती है। यदि उन्हें लाइन के साथ सीधा जोड़ा जाए, विद्युत चुंबकीय प्रकार की रिले को ऑपरेट करने के लिए इस प्रकार की स्टार्टिंग करंट का लाभ दिया जाता है, जो कि अपकेंद्रीय युक्ति के जैसा कार्य करता है। इस प्रकार के रिले संयोजन आरेख पिक्चर 10 में दिखाए गए हैं। अब यह पिक्चर्स जो है इसको क्या बोलते हैं? यह रिले है और इसको बोलते हैं आर्मेचर, और ये जो है रिले कॉइल, और इसे बोलते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग Z1 और Z2। इसे बोलते हैं रोटर, ये रोटर है, और यह U1 और U2 जो है ये मेन वाइंडिंग है। क्या है? मेन वाइंडिंग, और इसको सप्लाई वोल्टेज AC दिया। रिले में एक कुंडली है जो कि मोटर, मतलब रिले में कुंडली है जो कि मोटर की मुख्य वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ी जाती है। यानी मुख्य वाइंडिंग का मतलब है मेन वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ी जाती है। और एक होती है एक्सिलरी वाइंडिंग रिले, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के माध्यम से सप्लाई के समानांतर में जुड़ी हुई है। चूँकि स्प्लिट फेज मोटरों प्राय सीधे लाइन के साथ स्टार्ट की जाती है, इसलिए प्रारंभिक धारा इतनी अधिक होती है कि यह निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना अधिक करंट लेती है। प्रारंभ के समय जब मुख्य वाइंडिंग धारा अधिक होता है तो रिले के आर्मेचर उपकरण के ऊपर, मतलब उपकरण की ओर उठेगा। इस प्रकार रिले का कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। इस प्रकार सहायक वाइंडिंग सप्लाई के समानांतर में जुड़ जाती है, जिससे मोटर को घुमाने से स्टार्ट करने में सहायता मिलती है। जैसे ही मोटर घूमना शुरू करती है, लाइन धारा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मोटर अपनी उचित चाल प्राप्त कर लेती है, मुख्य वाइंडिंग की धारा काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण रिले का आर्मेचर नीचे की ओर गिर जाता है और संपर्क खुल जाते हैं। इस प्रकार सहायक वाइंडिंग सप्लाई से कट जाती है। इस प्रकार की रिले मोटर के बाहर स्थापित की जाती है ताकि इनकी सर्विस करने में या बदलने में आसानी हो। चूँकि अब केंद्रीय स्विच अंदर लगाए गए होते हैं, इसलिए उनकी सर्विस करना व बदलना इतना सरल नहीं होता है जितना कि बाहर जुड़ी रिले का होता है। बात करते हैं अब सिंगल फेज स्लिप्ड फेज टाइप मोटर वाइंडिंग में कॉन्सेंट्रिक कॉइल क्या होता है। तो फेज विघटित प्रकार यानी स्प्लिट फेज टाइप जो होता है, प्रायः एक फेज मोटरों में फेज को विघटित करने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। कुछ मोटरों जैसे कि पंखा की मोटरों में संधारित्र स्थायी रूप से सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। कुछ मोटरों में संधारित्र केवल स्टार्टिंग के समय ही उपयोग होता है। तब स्टार्टिंग वाइंडिंग अब केंद्रीय स्विच यंत्रावली के उपयोग से सप्लाई से अलग हो जाती है। कुछ अन्य प्रकार की मोटरों में 2 संधारित्र होते हैं, एक स्टार्टिंग के लिए, दूसरा रनिंग के लिए। फिर भी मोटर की शक्ति, कार्य और मोटर की डिजाइन के अनुसार संधारित्र का मान प्रत्येक स्थिति के लिए अलग अलग होगा। जब भी आप कला विघटित मोटर को देखें तो प्रत्येक बार इस बिंदु पर गौर करें कि स्प्लिट फेज मोटर की वाइंडिंग करते समय कुछ बिंदु है जिनका पालन करना चाहिए। एक फेज वाइंडिंग में कुंडलियों के विभिन्न आकार हो सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट में है कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग। क्या है?
कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, संकेंद्रीय कॉइल का वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में प्रति फेज प्रति पोल समूह में विभिन्न आकार की कॉइलों की आवश्यकता होती है और दोनों मुख्य वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्लॉटों में कॉइलों को डालने के अनुरूप फेजों के बीच भी कॉइलों के साइज अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही समूह की कॉइलों में टर्नों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, पिक्चर्स में दिखाया गया है सिंगल फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग 24 स्लॉट्स 4 पोल। तो इसमें इस तरह से आपका वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग WM1 SW2, यानी मेन वाइंडिंग SW1 SW2, यानी कि इधर मेन वाइंडिंग और इधर मेन वाइंडिंग का टर्मिनल 1, मेन वाइंडिंग का टर्मिनल 2, स्टार्टिंग का 1 स्टार्टिंग का 2, इस तरह से बनाया जाता है। ऊपर जो स्लॉट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से 24 स्लॉट्स है। तो ट्रू मेश शेप्ड कॉइल के आधार पर, ट्रू मेश शेप्ड कॉइल है क्या? ये कुंडली साइज व आकार में समान होते हैं। किसमें होते हैं? ये कुंडलियाँ साइज और आकार में समान होते हैं और वाइंडिंग के सिरे बहुत ही सख्त रोल यानी टाइट रोल होते हैं। क्या होते हैं? टाइट रोल होते हैं। अब जब बात करते हैं कि इसकी पिक्चर्स 2 में, तो इसमें क्या है कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसमें क्या हो रहा है मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो इस पिक्चर में 0XYZ 0XYZ। जब इस स्लॉट में जब डालते हैं कंडक्टर, जब यह स्टार्टिंग होती है आपको X से, इस तरह से X बनता है, इस तरह से हम लोग डालते हैं। ये आपका पिक्चर है, ये 0 इस तरह से और X, यह पोल यह इसमें जाएगा और ये इस तरह से ये बनेगा। इसी प्रकार यह MW1 MW2 MW2 और MW2 SW1 MW2 और SW2 बनेगा। डायमंड में शेप्ड की बात करें तो ये कॉइल वह आकार में समान होते हैं और सिरे वाइंडिंग वास्तविक जाल वाली कुंडली की अपेक्षा लंबी होती है, लंबी व समतल होती है। कॉइल के सिरे लूप नकल यानी कि नकल व नाक जैसा होता है। इसमें जो होता है ये डायमंड में शेप्ड, ये कॉइल साइज के आकार में समान होती है और सिरे वाली वाइंडिंग वास्तविक जाल वाली कुंडली की अपेक्षा लंबी वह समतल होती है। कॉइल के सिरे लूप नकल व नाक जैसा होता है, ये इस तरह से नाक जैसा होता है। MW1 SW1 MW2 SW2, इस तरह से इसको हम लोग डायमंड वाइंडिंग बोलते हैं, इसको डायमंड वाइंडिंग बोलते हैं। मुख्य स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युत की दूरी पर रखी जाती है। तीसरा नंबर में सभी कॉइल समूह समान वाइंडिंग संख्या के हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। स्टेटर के खांचों में मुख्य वाइंडिंग पहले रखी जाती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग के ऊपर रखी जाती है। सामान्यतः मुख्य वाइंडिंग मोटी वाइंडिंग तार वाली और स्टार्टिंग वाइंडिंग बारीक वाइंडिंग तार वाली होती है। कुछ मोटरों में दोनों वाइंडिंग में वाइंडिंग का तार समान साइज का होता है। मुख्य वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या समान भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। सेकेंडरी कुंडली वाइंडिंग में एक ही समूह में सभी कॉइलों में टर्नों की संख्या समान हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। प्रत्येक स्लॉट में एक या दो कॉइल साइड हो सकते हैं, मतलब कि प्रत्येक स्लॉट में एक या दो साइड हो सकते हैं। कॉइलों के ओवरहैंग समान साइज के होने चाहिए। यदि ये छोटे होंगे तो कॉइलों को स्लॉटों में डालना मुश्किल हो जाता है
और यदि इनका साइज बड़ा हो जाए तो ये कुंडली या मोटर के आवरण सिरों कवर को फिट करने में बाधा डालती है। जब सेकेंडरी कॉइल को डालना शुरू करें तो पहले छोटी पिच वाली कुंडली सेट से शुरुआत करती है। सेंटर में खाली रह सकते हैं, उनकी स्थिति में नोट करें, अर्थात देखें कि इनके बीच स्लॉटों का अंतर कितना है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो होता है, एक फेज आंशिक अश्व शक्ति मोटर में सेकेंडरी प्रकार की वाइंडिंग सबसे लोकप्रिय है। वाइंडिंग हस्त वाइंडिंग या फरमे पर कुंडलित हो सकती है, चूँकि स्टार्टिंग वाइंडिंग फेज विभक्त करने के लिए डिजाइन की जाती है। मुख्य वाइंडिंग की तुलना में इसे कम स्लॉटों में दिए जाते हैं। जो आपका मुख्य वाइंडिंग है, ये मुख्य वाइंडिंग जो होता है वाइंडिंग की तुलना में कम स्लॉटों में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि मुख्य वाइंडिंग 8 कुंडलियों की दी गई है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग 4 कॉइलों को दी जाती है। आगे सामान्य अभ्यास में एक फेज मोटरों के कुल खांचों का 70% भाग कुंडलित किया जाता है, क्योंकि वितरण और विस्तारक घटक स्प्लिट फैक्टर के कारण एक फेज वाइंडिंग को अधिक चौड़ा करने के लिए कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ तक यदि संपूर्ण खांचों को कुंडलित कर दिया जाए तो अतिरिक्त वाइंडिंग लाभदायक टॉर्क उत्पन्न करने में अनुपयोगी होगी। इसी प्रकार यदि प्रत्येक पोल के सभी खांचों को कुंडलित न किया जाए तो भी यह पाया जाता है कि एक फेज मोटरों में अतिरिक्त हानि नहीं होती। इस प्रकार रनिंग वाइंडिंग की दक्षता में कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक पोल के कुछ खांचे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए उपयोग कर लिए जाते हैं। सेकेंडरी प्रकार की वाइंडिंग के लिए आरेख तथा वाइंडिंग की गणना, मतलब वाइंडिंग कैलकुलेशन एंड डायग्राम फॉर कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। आओ हम निम्नलिखित उदाहरणों की चर्चा करें। एग्जाम्पल 1, एक फेज 4 पोल संपूर्ण कॉइल संधारित्र संयोजित मोटर में 24 स्लॉट 12 कॉइल, यानी कि 8 मुख्य वाइंडिंग के लिए, मुख्य मेन वाइंडिंग के लिए, 4 कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए, जिनकी मुख्य वाइंडिंग पिच 5-3 और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए पिच 5 है, के लिए वाइंडिंग तालिका संयोजन आरेख व विकसित आरेख तैयार कीजिए। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉइल पर पोल इन मेन वाइंडिंग, नंबर ऑफ कॉइल पर पोल इन मेन वाइंडिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेन वाइंडिंग कॉइल एंड नंबर ऑफ पोल्स 8/4 यानी कि 4 दूना 2 कॉइल्स पर पोल। तो नंबर ऑफ कॉइल पर पोल इन मेन वाइंडिंग इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मेन वाइंडिंग कॉइल बटा नंबर ऑफ पोल्स 8/4 यानी 2 कॉइल्स पर पोल। अब बात करते हैं, दूसरे शब्दों में हम यह मुख्य वाइंडिंग में 8 कॉइलें हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मेन वाइंडिंग में 8 कॉइलें हैं जो 4 पोल समूह बनाती है। प्रत्येक पोल में प्रत्येक ग्रुप में 2 कॉइल होगी। प्रत्येक कॉइल समूह की पिच 5 व 3 ली गई है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रति पोल कॉइलों की संख्या अगर 4/4 है तो 1 कॉइल पर पोल होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग में 4 समूह होंगे, जिनमें प्रत्येक समूह में केवल 1 कॉइल होगी। कॉइल की निर्दिष्ट पिच 5 होगी। परिणामों में संक्षेप में करने पर हमें सारणी व निम्नलिखित कॉइल समूह प्राप्त होते हैं। अब वाइंडिंग ग्रुप, कॉइल पर पोल और पिचेज, कॉइल थ्रो और कनेक्शन। तो मेन वाइंडिंग जो है, मेन वाइंडिंग में ग्रुप्स 4 हैं। तो कॉइल पर पोल जो हो जाएगा 2 और पिचेज जो हो जाएगा 5 या 3। पिचेज कितना हो जाएगा? 5 या 3। और कॉइल थ्रो की बात करेंगे तो 1 से 6, 2 से 5 हो जाएगा कॉइल थ्रो। कनेक्शन जो होगा होल कॉइल इंड एंड स्टार टू स्टार। कनेक्शन क्या होगा? होल कॉइल इंड एंड स्टार टू स्टार।
अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसमें कॉइल ग्रुप कितना है, 4, कॉइल पर पोल 1, पिचेज कितना हो जाएगा, 5, और कॉइल थ्रो जो होगा 1 से 6। यह जो होगा होल कॉइल इन टू इन, स्टार टू स्टार। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री रिक्वायर्ड फॉर फेज स्प्लिटिंग। कुल डिग्री की बात किया जाता है, कुल विद्युत डिग्री 180 इंटू कुल पोलों की संख्या, 180 इंटू कुल पोलों की संख्या। तो 180 इंटू 4 यानी 720 डिग्री विद्युत डिग्री। तो डिग्री पर स्लॉट 720/40 यानी 30 डिग्री वैद्युत होगा। अब 90 वैद्युत की विस्थापन के लिए स्लॉटों की संख्या जो मुख्य स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच होगा 90/30 यानी कि कितना होगा, 3 स्लॉट। यदि मुख्य वाइंडिंग स्लॉट संख्या 1 से शुरू होगी तो स्टार्टिंग वाइंडिंग 1 + 3 यानी कि 4 स्लॉट से शुरू होगी, यानी कि 1 + 3 यानी 4 से स्लॉट शुरू होगी। उपरोक्त सूचना को वाइंडिंग सारणी में रखकर सारणी 2 प्राप्त होगी। अब वाइंडिंग की बात करते हैं, वाइंडिंग टेबल। वाइंडिंग टेबल्स की बात करें तो वाइंडिंग 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। तो मेन वाइंडिंग में अगर 1 पोल 1 से 6 है, मतलब कि मेन जो 1 पोल में क्या होगा, मेन वाइंडिंग 1 से 6 होगा, ठीक है, और 2 से 5 होगा। लेकिन 2 पोल में पोलों की स्लॉटों की स्थिति के अनुसार 2 पोल में मेन वाइंडिंग 7 से 12 और 8 से 11 होगा। 3rd पोल में 13 से 18 और 14 से 17 होगा। 4th पोल में 19 से 24 और 20 से 23 होगा। जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1 पोल में 4 से 9, 2 पोल में 10 से 15, 3 पोल में 16 से 21, 4 पोल में 22 से 3। संपूर्ण कॉइल संयोजन को याद रखते हुए संयोजन आरेख पिक्चर 4 में दर्शाए अनुसार बनाना पड़ेगा। याद रखें, स्टार्टिंग के लिए और ई अंत संयोजन के लिए रखा जाता है। स्टार्टिंग याद रखें, एस स्टार्टिंग के लिए, ई अंत संयोजन के लिए रखा गया है। वाइंडिंग तालिका को आधार मानते हुए पिक्चर 5 के अनुसार विकसित आरेख बनाया गया है। इस तरह से ये बनाया गया है। मेन वाइंडिंग वह 1 से 6 जाती है और 2 से 5 आती है। 1 से 6, 2 से 5, और उसके बाद आपको जाएगा 7 से 12, 8 से 11, ये स्टार्टिंग हो गया। ये आपको 7 से 12 मतलब कि कहने का मतलब है कि यह आपको 1 से 6, 2 से 5, ठीक है, स्लॉट हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं रनिंग वाइंडिंग के लिए तो यह आता है 5 से 11, 7 से 12 और 8 से 11। यह जो होता है कॉइल 2, और ये 13 से 18। तो फिर इसमें 13 से 18 में स्टार्टिंग के लिए आपको होना चाहिए, स्टार्टिंग 13 से 18, 14 से 17, 19 से 24, 20 से 23, और जो रनिंग है वह कितना हो जाएगा, रनिंग 5 से 11, और फिर बात करेंगे रनिंग की तो 17, 23 हो जाएगा रनिंग, M2 और M1 इस तरह से निकलेगा। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग जो इसमें आएगा 4, 9 और 9, 15 ये रनिंग, और 16, 21 स्टार्टिंग, और इसमें 21, 3 रनिंग, इस तरह से बनेगा। ये आपका वाइंडिंग्स का फुल है डेवलप डायग्राम। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 24 स्लॉट, 12 कॉइल, 4 पोल, बैलेंस सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग। एग्जाम्पल 2 की ओर चलते हैं तो एक फेज 4 पोल संपूर्ण कॉइल संधारित्र संयोजित मोटर में 36 स्लॉट है। 28 कॉइलें 16 मुख्य के लिए व 12 कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। इस स्टेटर के लिए वाइंडिंग सारणी संयोजन आरेख व विकसित आरेख बताएं।
तो जब मेन मुख्य वाइंडिंग में प्रति ग्रुप क्वाइलों की संख्या 16/4 यानी कि 4 पोल, क्वाइलो या समूह, क्वाइलो पर समूह या पोलो। स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रति समूह क्वाइलों की संख्या 12/4 यानी कि 3 क्वाइल पर समूह या पर पोल। अब पोल पिच की बात करें तो नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स -1 यानी कि 36/4 -1 9 - 1 यानी 8। तो मुख्य वाइंडिंग में क्वाइल थ्रो 1 से 9 होगा और टेबल 3 की तरह वाइंडिंग सारणी होगी। तो मुख्य वाइंडिंग टेबल को बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाइल फर्स्ट पोल में 1 से 9, सेकेंड पोल 10 से 18, थर्ड पोल 19 से 27, फोर्थ पोल 28 से 36, सेकेंड क्वाइल 2 से 8, फर्स्ट पोल 2 से 8 सेकेंड क्वाइल का, सेकेंड क्वाइल 11 से 17, थर्ड पोल सेकेंड क्वाइल 20 से 26, फोर्थ पोल सेकेंड क्वाइल 29 से 35, फर्स्ट पोल थर्ड क्वाइल 3 से 7, सेकेंड पोल थर्ड क्वाइल 12 से 16, थर्ड पोल थर्ड क्वाइल 21 से 25, फोर्थ पोल थर्ड क्वाइल 30 से 34, फर्स्ट पोल फोर्थ क्वाइल 4 से 6, सेकेंड पोल फोर्थ क्वाइल 13 से 15, थर्ड पोल फोर्थ क्वाइल 22 से 24, फोर्थ पोल फोर्थ क्वाइल 31 से 33। अब डिग्री पर स्लॉट की बात करें, डिग्री पर स्लॉट की गणना कुल वैद्युतिक डिग्री 180 × 4 यानी 720 डिग्री वैद्युत डिग्री पर स्लॉट 720/36 20 वैद्युत डिग्री। अब विद्युत डिग्री के फेज विस्थापन के लिए 90/20 यानी 4.5 स्लॉटों की आवश्यकता है। चूँकि 4.5 स्लॉटों से शुरू करना असंभव है, इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्लॉट संख्या 5 से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वाइंडिंग प्रक्षेप में 1 से 9 होगा, परंतु एक 5वें स्लॉट से शुरू होगी और इसकी वाइंडिंग सारणी 4 से दर्शाए अनुसार होगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग की सारणी में देखते हैं तो फर्स्ट पोल में फर्स्ट क्वाइल 5 से 13, सेकेंड पोल फर्स्ट क्वाइल 14/22, थर्ड पोल फर्स्ट क्वाइल 23/31, फोर्थ पोल फर्स्ट क्वाइल 32/4, सेकेंड क्वाइल फर्स्ट पोल 6/12, सेकेंड पोल सेकेंड क्वाइल 15/21, थर्ड पोल सेकेंड क्वाइल 24/30, फोर्थ पोल सेकेंड क्वाइल 33/3, फर्स्ट पोल थर्ड क्वाइल 7/11, सेकेंड पोल थर्ड क्वाइल 16/20, थर्ड पोल थर्ड क्वाइल 25/29, फोर्थ पोल थर्ड क्वाइल 34/2। यहाँ कुछ खाँचों में 2 क्वाइल साइड और कुछ खाँचों में 1 क्वाइल साइड आएगी। संपूर्ण क्वाइल संयोजन को याद करने संयोजन आरेख पिक्चर 6 में दिखाए अनुसार होंगे। इसमें इस प्रकार से पिक्चर्स में दिया गया है MW1 MW2 इस तरह से दिया गया है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग में इस तरह से दिया गया S1 SWT और E जो है यू आर रनिंग, S जो है स्टार्टिंग। उपरोक्त विवरण के अनुसार विकसित आरेख पिक्चर 7 में दर्शाए अनुसार होगा। यह पिक्चर दिया गया है डेवलप्ड डायग्राम ऑफ सिंगल फेज 4 पोल होल कॉइल connected capacitor motor having 36 slot 16 coil for main winding 12 coils per starting winding। MW1 SW1 MW2 SW2 ये मेन वाइंडिंग और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस तरह से ये पिक्चर्स बनेगा।